नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय संविधान के नागरिकता के विषय में फिर से आज चर्चा करेंगे। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नागरिकता के बारे में हम ये जानते हैं कि नागरिकता भारतीय संविधान में है कहाँ। नागरिकता जो है तो भारतीय संविधान का भाग दो और अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो दिया गया है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान है कि जो है भारत में नागरिक बनने के जो नियम है, जो नागरिक बनने की शर्तें हैं भारत की, वो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो नागरिकता का जो शुरू से प्रावधान जो रहा है, शुरू में जो संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसमें नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए थे वो विभिन्न अनुच्छेदों में 5 से 11 तक के अंतर्गत किए गए थे। इसमें जो 11वां अनुच्छेद है ये जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन हो, जो भी कानून हो, वो बना सकती है। तो नागरिकता जो लिया गया है ये विदेशी स्रोत, इसका जो है विदेशी स्रोत ये जो है ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से जो है इसको अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में। और ब्रिटेन से पूरी तरीके से नहीं, इसको कह सकते हैं ब्रिटेन की एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ये है कि भारत में किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। वो एकल नागरिकता इस प्रकार की होगी कि एक तो जैसे क्या होता है कि एकल नागरिकता वो पूरे भारत की यानी संपूर्ण भारत की सिर्फ एक नागरिकता होगी। और इसमें जैसे दोहरी नागरिकता की बात होती है तो दोहरी नागरिकता की बात अमेरिका के संविधान में की गई है, जिसमें कहा गया है कि दोहरी नागरिकता जैसे एक प्रकार से एक अमेरिका के की नागरिकता होगी और दूसरे अमेरिका के राज्यों की, यानी राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग नागरिकता होगी। ये होगी दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो अमेरिका के संविधान में है। और ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वही एकल नागरिकता का प्रावधान और भारत के संविधान में भी किया गया है, जो ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब इसमें जो नागरिकता के प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो विभिन्न तरीके हैं। जैसे कि नागरिकता जो हमको प्राप्त की होगी तो सबसे पहले एक तो होगी जैसे कि नागरिकता जो है वो अर्जित की जाए, जन्म से की जाए। तो जन्म से जो नागरिकता प्राप्त होगी वो कैसे होगी, जैसे कहते हैं कि जैसे सबसे पहले इसमें जो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रावधान है अलग है। अब जन्म वाला वो सारी चीजें तो 1955 के अधिनियम के बाद लागू हुई हैं। अनुच्छेद 5 में जो नागरिकता के संबंध में कहा गया है वो कहा गया है कि संविधान के लागू होने या प्रारंभ होने से, संविधान के लागू होने अथवा प्रारंभ होने पर नागरिकता, इसमें जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, ये 26 जनवरी 1950 से पूर्व, यानी संविधान के लागू होने से पूर्व, और अनुच्छेद जो है इसमें जो नागरिकता दी गई है 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पूर्व जो भी भारत में निवास कर रहे थे उस समय, उसमें क्या होगा कि वो सभी भारत के नागरिक होंगे। संविधान के लागू होने और जो है उसमें 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो है वो सभी क्या होंगे, भारत के निवासी जो होंगे वो क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे।
तो संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व जो भी भारत के निवासी रहे हैं वो क्या होंगे, संविधान के प्रारंभ होने या लागू होने पर क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे, ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया है। इसमें जो है जैसे भारतीय क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति होगा, जैसे भारतीय क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति से पूर्व जो है भारतीय क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति होगा, जिसके माता पिता या जो है इसमें से कोई भी जो जिसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहे थे, यानी जो भारत में जो है उनके माता पिता कोई भी एक रहे हों, उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसमें जो है एक चीज और है, जिसे संविधान लागू होने के ठीक पहले, यानी ठीक पहले कोई 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, यानी संविधान लागू होने के ठीक पहले से 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दी जाएगी। ये होगा अनुच्छेद 5। अब अनुच्छेद 6 में क्या है कि अनुच्छेद 6 में जो है भारत में जो आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं, भारत आने वाले, उनको नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत क्या है कि पाकिस्तान से आव्रजन नीति, मतलब पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर के भारत आए हुए हैं उनको नागरिकता देने की बात की गई है। यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ये प्रावधान इसमें किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का जो है इसमें, उसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति थे उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। उसकी शर्त यह है कि उनके माता पिता, यानी जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो, यानी इनमें से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी एक जो है वो नागरिक रहा हो। किस शर्त पर? 1935 के अधिनियम जो बने हैं उन प्रावधानों के तहत 1935 का जो अधिनियम बना है उस प्रावधान के तहत अगर दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक व्यक्ति नागरिक भारत का रहा हो तो ऐसे पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। और वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत चला आया हो, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले भारत चला आया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा कि उसको भी जो है इस तिथि से जो है उसको जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को 19 जुलाई के बाद जो आएंगे, यानी
इस 19 जुलाई जो लिखा हुआ है इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएंगे, बाद आने वाले व्यक्ति को 6 माह बाद आवेदन द्वारा नागरिकता, इसमें जो क्या होगा कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए हैं उनको कम से कम 6 माह बाद, यानी 6 माह बाद यदि वो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उनको पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब पाकिस्तान, इसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या है कि पाकिस्तान जो प्रव्रजन कर गए, यानी भारत से निकल करके पाकिस्तान जो चले गए हैं उनके लिए नागरिकता का न होना, यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का न होना, ये किसमें है? अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ये कहा गया है, यानी कि जो भी व्यक्ति 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला जाता है, 1947 के बाद इसके बाद जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है, भारत से पाकिस्तान को जाता है, उसकी क्या होगी? नागरिकता छीड़ हो जाएगी या नागरिकता का वो हकदार नहीं होगा, या संधि समझौते द्वारा, यानी कोई संधि अथवा समझौते द्वारा अलग हुए क्षेत्र के लोगों की नागरिकता। अब इसमें जो ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी समझौता या संधि के द्वारा क्या किए गए हैं, या तो अलग किए गए हैं या भारत में जो है विलय किया गया है, उनका अलग हुए या विलयन, यानी जो विलय किए गए हैं या अलग हुए हैं, यानी अलग हुए हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारतीय नागरिकता, और विलय किया गया है तो उनको स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कहा गया है। अब अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो है भारत में ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जैसे विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, ये जो है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत ये दिया गया है। वह व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के बाहर जो है भारत से बाहर जाने के लिए, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति, इसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी जो है वो विदेश में रह रहे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है कि वो अगर पंजीकरण के लिए यानी भारत में आवेदन करते हैं नागरिकता के लिए, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में जो कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता जो है के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा को बताए बिना अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। जैसे इसमें अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के
आदेश के बिना किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के बिना आदेश के किसी दूसरे देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता वो क्या होगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसको मतलब नागरिकता समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं होगा। अब अनुच्छेद में जैसे क्या कहते हैं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये है अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। अब उसके बाद फिर अनुच्छेद 11 में क्या आता है कि अनुच्छेद 11 में जो है 11 नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति संसद की जो शक्ति है वो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाया जाएगा वो अनुच्छेद 11 के तहत बनाया गया है। 11 जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को यह शक्ति देता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो संसद उसमें संशोधन कर सकती है और नए कानून बना सकती है। अब इसमें नागरिकता के जो प्रावधान है वो इस प्रकार है, और इसमें इसी के आधार पर यानी जो अनुच्छेद 11 दिया हुआ है, अनुच्छेद 11 के आधार पर ही संसद जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाई है, उसमें 1955 में जो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम 1955। अब इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं उसमें जो दिया गया है उसमें है कि जैसे व्यक्ति का जो है जन्म के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता और देशीकरण के आधार पर नागरिकता, ये जो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है, जिस प्रकार से भी नागरिकता हासिल की जा सकती है उसके बारे में दिया गया है। जैसे कहा गया है कि नागरिकता जो हासिल की जाएगी, जैसे कैसे हासिल की जाएगी, तो जैसे जन्म से, इसमें कहा गया है जन्म से नागरिकता, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति कैसे नागरिक होगा कि वह 26 जनवरी 1950 के बाद और 1986 के अधिनियम यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले जो भारत में जन्मा है वो स्वतः भारत का नागरिक होगा। उसे नागरिकता के लिए आवेदन करने या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। 26 जनवरी 1950 के बाद या 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बाद, 1986 के पूर्व ये जो है, जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1985 के बाद
और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व जन्म लिया है वो क्या होगा, जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। ये होगा अनुच्छेद क्या नाम के नागरिकता संशोधन 1955 में जो है, जो संशोधन किया गया है उसके आधार पर ये किया गया है। इसमें दूसरा आता है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा में क्या होगा कि वंश परंपरा के आधार पर वंश परंपरा के आधार पर क्या होगा कि इसमें जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इसमें यह किया गया है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, यानी कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो, वो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब इसमें जो माता पिता के अंतर्गत आता है कि जैसे कोई भी विदेशी, कोई भी देशी पुरुष यानी भारत का पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करता है, तो जो विदेशी महिला होगी वो स्वतः भारत की नागरिक हो जाएगी, और उसके बाद उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, वो भारत के नागरिक स्वतः होंगे। ये वंश परंपरा के आधार पर है। और दूसरा क्या है, पंजीकरण से। अगला क्या है, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा जो नागरिकता है, पंजीकरण द्वारा क्या है कि 7 वर्ष पश्चात यानी 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति भारत में निवास करे और उसके बाद जो है उसको कम से कम 22 भाषाओं में एक भाषाओं का ज्ञान हो, तब वो क्या कर सकता है कि भारत में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष तक, उसके बाद यानी 7 वर्ष निवास करने के बाद, 7 वर्ष तक निवास करने के बाद जो है, और कम से कम संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो। यानी ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास किया हो और कम से कम 22 भाषाएं जो हैं उसमें से जो 22 भाषाएं हैं उसमें कम से कम एक भाषा, किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, तो क्या करेगा, वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, यानी नागरिकता के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा अगला आता है देशीकरण। देशीकरण द्वारा, अब देशीकरण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी जो है भारत सरकार या फिर किसी विदेशी जो है राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का भूमि अर्जन किया जाता है या किसी भी प्रकार का समझौता किया जाता है या किसी भी प्रकार से नागरिकता के संबंध में कोई भी जो है जो जिससे नागरिकता प्रभावित होती है, ऐसा कोई समझौता किया जाता है, तो वो क्या होगा कि वो देशीकरण के अंतर्गत नागरिकता का हकदार होगा और वो स्वतः भारत का नागरिक होगा। जैसे कह सकते हैं कि इसमें और एक चीज है कि जैसे 12 वर्ष तक भारत में निवास करे और वो राज्य की निष्ठा के प्रति शपथ ग्रहण करे। राज्य की निष्ठा के प्रति शपथ ग्रहण करे, तब वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। किसके अंतर्गत, देशीकरण के अंतर्गत। अब भूमि अर्जन की बात करेंगे। भूमि अर्जन की बात करेंगे तो भूमि अर्जन द्वारा जो नागरिकता होगी वो वही होगी जैसे कि किसी भी
विदेशी राज्य का जो है कोई भी क्षेत्र जो है भारत में विलय कर लिया जाता है या उसका जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो क्या होगा, भूमि अर्जन के द्वारा, यानी कोई भी क्षेत्र, जैसे बांग्लादेश का अभी कुछ गांव जो है भारत में विलय किया गया है और भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए हैं, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले जो बांग्लादेशी हैं वो क्या होंगे, भारत के नागरिक स्वतः बन जाएंगे। ये होगा भूमि अर्जन के आधार पर। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत लिया गया है। मतलब इसमें जो संशोधन किए गए हैं उसमें ये सारी चीजें की गई हैं। किसी भी व्यक्ति को नागरिक तब माना जाएगा जब वह क्या होगा, किसी भौगोलिक, जैसे नागरिकता के संबंध में कह सकते हैं कि नागरिक होगा कौन, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो, वहां के जो है निष्ठा भाव रखता हो, उस देश के प्रति निष्ठा भाव रखता हो, वो क्या होगा, नागरिक होगा, उस देश का नागरिक होगा। नागरिकता से संबंधित ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और उसके बाद इसमें जो दिया गया है कि नागरिक कौन नहीं होगा, नागरिक कौन नहीं होगा, तो कौन सी व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे, इसके बारे में भी दिया गया है। जैसे कहा गया है कि जो व्यक्ति विदेशी राज्य में निष्ठा रखता हो, कहाँ रखता हो, विदेशी राज्य में, जैसे कह सकते हैं कि भारत का नागरिक कौन नहीं होगा, इसमें लिख दीजिए नागरिकता का ना होना। जो शर्तें रखी गई हैं नागरिकता के ना होने की, वो क्या है कि वह किसी दूसरे देश की, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, कर लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा, नागरिक नहीं होगा। या नागरिकता का स्वतः जो है परित्याग करने पर, नागरिकता का स्वतः परित्याग करने पर, यानी नागरिकता का वो स्वतः परित्याग करता है, यानी नागरिकता स्वतः छोड़ देता है, तो क्या होगा, ऐसा भी व्यक्ति क्या होगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला क्या है कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर, यानी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाता है, तब भी वह भारत का नागरिक नहीं होगा। और भारत का नागरिक जो है वंचित कैसे कर सकती है, इसके अंतर्गत क्या है, इसको वंचित करने का जो अधिकार है सरकार को, वो किस आधार पर सरकार जो है वंचित कर सकती है, उसमें क्या है कि जैसे संविधान के प्रति निष्ठा न होने पर, इसमें लिख देते हैं कैसे वंचित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या कहते हैं कि संविधान के प्रति निष्ठा न रखने पर, किसी दूसरे देश के, यानी युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, यानी अगर युद्ध काल में किसी भी विदेशी ताकतों का या विदेशी शत्रुओं का सहायता करता है व्यक्ति, तब भी वो नागरिक नहीं रहेगा, यानी नागरिकता उसकी जो है छीन की जा सकती है सरकार द्वारा, और गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने वालों को, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर,
करने पर, यानी कोई भी व्यक्ति गलत तथ्यों को छुपा करके, तथ्यों को जो है कूट रहित दस्तावेज के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है तो सरकार उसको जो है नागरिकता से वंचित कर सकती है। यदि यह तथ्य उजागर होते हैं तो रजिस्ट्रेशन या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, यानी जैसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात किसी दूसरे देश द्वारा कम से कम 2 वर्ष की सजा पाने पर, जब कोई व्यक्ति जो है वो पंजीकरण द्वारा या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति जो को है क्या होगा कि जैसे 5 वर्ष के भीतर किसी दूसरे देश, किसी पश्चात 5 वर्ष के भीतर किसी दूसरे देश, 5 वर्ष के भीतर किसी दूसरे देश द्वारा कम से कम 2 वर्ष की सजा पाने पर क्या होगा, उसकी नागरिकता को सरकार छीन कर सकती है या नागरिकता का हरण कर सकती है। ये जो है प्रावधान होंगे नागरिकता के ना होने के, यानी इसमें से अगर कोई भी गलती आपके द्वारा की जाती है तो आपका क्या होगा कि नागरिकता छीन कर ली जाएगी या नागरिकता का जो है हरण हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि आप जो है वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, और भारत के नागरिक नहीं रहेंगे तो आपको मत देने का अधिकार नहीं होगा, भारत में सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा, भारत में रहने का बसने का अधिकार नहीं होगा, वो सारी चीजें होंगी। और इसके बारे में फिर जो है अन्य जो नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं, जैसे दोहरीकरण नागरिकता का किया गया है कुछ चीजों की सहूलियत के लिए, तो दोहरीकरण से नागरिकता जो प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो आधे घंटे की मिनिमम हो, क्योंकि इससे ज़्यादा होना फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगा, हमारे लिए भी जो है क्या होगा कि अपलोड जरूर होगी लेकिन फिर देखा नहीं जाएगा तो उतना जो है मनोबल नहीं होता है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि आधे घंटे की ही क्लास हो और सही से क्लास हो। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।